नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा पूरा चैनल ऐसे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं और जिनके पास बहुत सी समस्याएं हैं। तो ऐसे विद्यार्थी अगर सीटेट्स के नोट्स चाहते हैं मुफ्त में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6397 37 19 63 पर। इस पे आप नोट्स के लिए बोलेंगे तो हम आपको अपने हस्तलिखित नोट्स अनुभव के आधार पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में सीटेट की सफलता का अजय मंत्र देने जा रहे हैं, जो संस्कृत पेडालॉजी हल करने की ट्रिक पर आधारित होगा। आप यहाँ पर 135 अंक तक ला सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। किस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दे सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा प्रश्न आपको सही करना है, कौन सी सिचुएशंस में सही उत्तर हो सकता है। क्योंकि संस्कृत हमें पढ़ने में ही दिक्कत होती है तो हम उसका उत्तर कैसे निकाल लेंगे, ये बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। और इंग्लिश तो हमारी ऐसी भाषा है जो कि कम समझ में आती है, तो लोग अधिकांशतः संस्कृत को ही भरते हैं। तो जो लोग संस्कृत भरे हुए हैं उनके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम संस्कृत पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्वम कस्य अस्ति, ठीक है। भाषा अधिगमे सर्वाधिक महत्वम कस्य अस्ति, यानी भाषा अधिगम में। देखिए, भाषा के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो भाषा दो तरीके से अर्जित की जा सकती है। हम दो तरीके के साधन बताते हैं, एक होता है अर्जित साधन और एक होता है अधिगम। तो जो अर्जित का मतलब है, अर्जित भाषा ऐसी भाषा जो अनौपचारिक भाषा किसी भी परिवेश में किसी भी समय अर्जित की जा सकती है, स्वाभाविक रूप से वह अर्जित भाषा होती है और उसे हम अधिग्रहण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिग्रहण। तो जो अर्जित भाषा है वो किसी भी कंडीशन में कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अधिगम के लिए आपको विद्यालय में या सुसज्जित कोचिंग संस्थान में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान वगैरह ट्यूशन में जाना, यहाँ पे अधिगम होता है और अर्जित भाषा कहीं भी हो सकती है। तो भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्वम कस्य अस्ति, भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा सामाजिक संवाद, ठीक है। भाषा का मतलब ही है बातचीत, ठीक है। तो वाइगोस्की ने अर्जित भाषा पर ही अपने सारे तथ्य लिखे हैं। तो अर्जित संपत्ति है भाषा, सामाजिक संवाद से अधिगम होता अर्जन होता है और संभाषण से होता है। संभाषण का मतलब होता है बातचीत। भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है सांकेतिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। तो सबसे पहले जो भाषा आती है वो आपकी आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो संकेत के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद फिर अगली भाषा का विकास होता है तो वह आपकी मौखिक भाषा होती है और मौखिक भाषा के बाद आपकी लिखित भाषा का उद्भव होता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा से पहले मातृभाषा सीखी जाती है और वह सांकेतिक भाषा। देखिए, एक तथ्य मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि प्रश्न में कहीं पर प्राथमिक शब्द लिख के आता है, यूं तो प्राथमिक का मतलब होता है कि 1 से लेकर 5 तक, लेकिन यदि प्रश्न में कहीं पर प्राथमिक शब्द लिख के आता है तो आपको ये देखना है कि बालक सिर्फ कक्षा 1 या 2 का ही होगा। क्योंकि प्रश्न में अगर कक्षा 3 का बालक है
तो प्रश्न में दिया जाता है कि बालक कक्षा 3 का है या कक्षा 4 का है या कक्षा 5 का है या 6 का है, जितने का भी बालक है दिया जाता है। यदि प्राथमिक शब्द लिख के आता है तो आप अपनी तरफ से अनुमान लगा के चलेंगे कि बालक या तो कक्षा 1 का है या 2 का है। तो भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो प्राथमिक रूप है मातृभाषा के माध्यम से और सांकेतिक भाषा के माध्यम से। मैं आपको ये टैग वर्ड बता रहा हूँ, सीधे से आपको उत्तर देने में सहायता प्रदान करेंगे। भाषा का प्राथमिक रूप होता है मातृभाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा का विकास, देखिए यहाँ पे भाषा का विकास से तात्पर्य है कि जिस ऑप्शन में अभिव्यक्ति दिया होगा, भाषा प्रयोग दिए होंगे और अवसर शब्द दिया होगा और साथ ही साथ संदर्भ शब्द दिया होगा, वह आपका उत्तर सही होगा। भाषा सीखने से तात्पर्य है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। संदर्भ का मतलब है किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आप भाषा का सही से प्रयोग कर सकें। तो भाषा विकास से संबंधित प्रश्न आता है तो अभिव्यक्ति, भाषा के प्रयोग और अवसर आपके उत्तर होंगे। उसके बाद है भाषा अर्जन। अर्जन का मतलब होता है कि जो अनौपचारिक भाषा होती है वह आपकी अर्जन में आती है। किस में आती है? अर्जन में। अनौपचारिक मतलब जिसका उपचार संभव न हो वह अनौपचारिक भाषा होती है। अर्थात भाषा अर्जन सरल, सहज और स्वाभाविक होती है। सरल, सहज, सहज मतलब आसानी से मिलने वाली। तो वो क्या है कि भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक होती है और भाषा का अर्जन परिवार में होता है, समाज में होता है। प्रथम भाषा शब्द, मातृभाषा, अनुकरण और अनौपचारिकम। ठीक है, ये सभी भाषा अर्जन हैं। और अर्जन कहाँ होता है? अर्जन परिवार, समाज, ठीक है, मातृभाषा में अनुकरण के माध्यम से होता है। लेकिन जो अगर अधिगम से प्रश्न आता है तो भाषा का अधिगम विद्यालयी वातावरण में होता है और जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्यूशन के अध्यापक होते हैं, उनके पास भाषा का अधिगम किया जाता है। अधिगम माने होता है सीखना और अर्जन माने होता है स्वतः ग्रहण करना। उसके बाद देखते हैं कि भाषा अर्जन, भाषा का अर्जन कैसे होता है। अगर प्रश्न भाषा अर्जन से संबंधित आता है तो आपको देखना है कि भाषा का अर्जन सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से होता है। कहने का मतलब है अपने आप हो जाता है स्वाभाविक रूप से। और भाषा का अधिगम कैसे? देखो, अर्जन सहज, सरल, स्वाभाविक है और अधिगम मतलब क्या है? सीखना। तो हम भाषा कहाँ सीखते हैं जाके? देखिए, भाषा का अर्जन कहाँ होता है? परिवार में, ठीक है, सरल और सहज रूप से। लेकिन अधिगम मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार पॉइंट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात को सही से समझ में आने लगे। तो भाषा का अधिगम औपचारिक भाषा, ठीक है, विद्यालय में होता है, मानक भाषा है, ये अधिगम के साधन हैं। ठीक है, ये आपके उत्तर सही जाएंगे। उसके बाद भाषा अधिगम रूप किम अस्ति। तो भाषा का अधिगम कैसे होता है? तो देखिए, भाषा के दो रूप हैं, अर्जन और अधिगम। अर्जन होता है, अर्जन जो होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, वो सरल, सहज, स्वाभाविक होता है। और जो अधिगम होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण से आशय मतलब उसका एक लक्ष्य होता है और प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम प्रयास से किया जाता है। कहना मतलब भाषा का अधिगम करना है तो प्रयासपूर्ण होता है, लेकिन अर्जन सरल, सहज, स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद शिक्षण विधियों पर चर्चा करते हैं। शिक्षण विधियां हैं राजतंत्रात्मक। राजतंत्र को मतलब है, जैसे हम संस्कृत में देखेंगे कि राजतंत्रात्मक शब्द लिख के आता है तो उसका मतलब है शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, जो आपका उत्तर सही नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र से संबंधित है बाल केंद्रित प्रणाली। अहस्तक्षेप प्रणाली से तात्पर्य है विरोध रहित सहयोग से। उसके बाद है सृजनात्मक का मतलब होता है नवीनता, नए नए मौलिक विचारों को लाना। अब देखते हैं निदानात्मक। निदान का मतलब होता है बालकों में शिक्षण के दौरान जो कमियां होती हैं, जो रिक्तियां होती हैं, उनका पता लगाना ही निदानात्मक कहलाता है। अर्थात कमियों को खोजना, कौन सी कमी है, बालक क्यों नहीं सीख रहा है, इसकी खोज करना ही, इसका पता लगाना ही निदानात्मक होता है। उपचारात्मक से आशय है कमियों को दूर करना। उपचारात्मक से आशय क्या है? कमियों को दूर करना। अर्थात जो कमियां आपने पहचानी थी निदानात्मक के समय, उनको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण में आता है।
संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम किम, तो इसके उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक लक्ष्य, यानी ज्ञान के कौशल को ग्रहण करना, ये ज्ञानात्मक लक्ष्य हो गए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कौशलात्मक लक्ष्य। देखिए कितने लक्ष्य हैं, एक तो ज्ञानात्मक लक्ष्य है और एक कौशलात्मक लक्ष्य है। तो ज्ञानात्मक लक्ष्य पर चर्चा करते हैं। ज्ञानात्मक मतलब क्या है? ज्ञान के लिए। और दूसरा क्या है? कौशलात्मक लक्ष्य, भाषा में दक्ष, मतलब कौशल का मतलब होता है किसी में कौशल ग्रहण करने से तात्पर्य ही है कि कौशलों को आपने सही से सीख लिया है। कौशलात्मक लक्ष्य भाषा में दक्ष अर्थात पूर्व ज्ञान से आधारित होता है। रसात्मकम लक्ष्यम किम, अब देखो रसात्मक का मतलब क्या होता है? कविता, जो कविता शिक्षण होता है, तो कविता का मतलब होता है कि कविता का लक्ष्य ही क्या होता है? गेयता, अर्थात गाना, गाया जाना। तो जो कविता है उसे गाया जाता है, तो कविता का भाव होता है गेयता। तो कविता में क्या है कि लय, ताल, आनंद की अनुभूति और सौंदर्यानुभूति होती है। संस्कृत के शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करें तो परंपरागत विधि है, उसमें परंपरागत विधि में पाठशाला विधि है, गुरुकुल विधि है, इसे प्राचीन विधि के नाम से जानते हैं। तो परंपरागत विधि जो गुरुकुल विधि और पाठशाला विधि लगभग एक समान ही है। तो परंपरागत विधि में क्या होता था कि जो गुरु होते थे तो गुरु को पिता के समान माना जाता था और शिष्य को पुत्र के समान समझा जाता था। तो गुरुकुल पद्धति जो थी वो किताबी पाठ पर थी, रटंत विद्या पर आधारित थी। अब भाषागत दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाषागत दोष क्या हैं? भाषागत दोष हैं वर्णमाला दोष, ठीक है, का को कै पढ़ना, स्वर लोप दोष होते हैं, विधि को विद पढ़ना, मास्टर साहब को मास्टर साहब पढ़ना जहाँ पे स्वर का लोप हो जाता है। स्वरागम दोष होता है स्कूल को स्कूल पढ़ना, यानी जहाँ पर ई नहीं आ रहा था वहाँ पर ले आना। स्वर भक्ति दोष होता है किसी को विच्छेद करके लिखना, मतलब उसमें बड़े में लिखना, जैसे देवेंद्र को देवेंद्र लिखना। कौशल स्वरूप कत भाग, यानी कौशल स्वरूप के कितने भाग हैं? तो दो होते हैं, एक होता है लिखित कौशल और एक होता है मौखिक कौशल। तो लिखित कौशल में आते हैं आपके ज्ञान लिपि आती है, ज्ञान लिपि के बाद आपकी मूर्त लिपि आती है, मूर्त लिपि के बाद आपकी आती है फिर पठनम लेखनम, ये आपके लिखित होते हैं। और मौखिक कौशल में क्या होता है? ध्वनि विज्ञान आता है और ध्वनि विज्ञान के साथ साथ अमूर्त रूप आता है, श्रवण रूप आता है। तो ये आपके ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के सापेक्ष में आगे जो हम कौशल बता रहे हैं कि 4 कौशल होते हैं, जैसे एक ग्रहणात्मक कौशल होता है और एक अभिव्यक्ति कौशल होता है, ठीक है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला कौशल होता है श्रवणम, ठीक है, श्रवणम माने होता है सुनना। दूसरा होता है पठनम, बोलना, भाषणम बोल सकते हैं, ठीक है। पहला श्रवण, वाचनम, पठनम और लेखनम, ये 4 कौशल हैं। चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। श्रवण कौशल का संबंध होता है सुनने से, बालक सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद वाचन बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना और लिखने की प्रक्रिया में अंतिम कौशल लेखन होता है। तो श्रवण कौशल से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर भी कुछ पॉइंट बनते हैं आपके, जैसे कुछ ग्रहणात्मक कौशल हैं, कुछ अभिव्यक्तात्मक। तो ये अभिव्यक्ति का मतलब है जो खुद किए जाएं, ठीक है, अभिव्यक्ति के माध्यम से। जैसे अभिव्यक्ति से तात्पर्य जैसे भाई हम अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा बोल रहे हैं, तो ये वाचनम शब्द जो है ये अभिव्यक्ति कौशल का हो गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं तो लेखनम कौशल क्या हो गया? ये अभिव्यक्ति हो गया, अर्थात मैं अपनी अभिव्यक्ति से बोल रहा हूँ और अपनी अभिव्यक्ति से लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। तो आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हैं? सुनकर, ठीक है। तो श्रवणम अर्थात श्रवणम ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना। और दूसरा है आपका, आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं? देखकर, यानी जो देख रहे हैं ना, पढ़कर, ठीक है। तो पठनम और श्रवणम ये ग्रहणात्मक आपके कौशल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है?
भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इन चीज़ों को हम अंत में बताएंगे, उससे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसे प्रश्न आएंगे तो सही करने हैं, कैसे आपको मतलब प्रश्न में किस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपका उत्तर क्या होगा। सबसे पहला आपका प्रश्न इस तरीके का होगा कि बाल स्वभावतः प्रथम भाषा, यानी बालक की स्वभावतः प्रथम भाषा क्या होती है, तो मातृभाषा होती है। इस तरीके का आपका ऑप्शन सही होगा। ग्रहणात्मक कौशल अभी हमने आपको बताए हैं, श्रवणम और पठनम ग्रहणात्मक कौशल हैं, और जो अव्यक्ति कौशल हैं वो आपके कौन कौन से हैं, वाचनम और लेखनम। शिक्षण सहायन औपचारिक भाषा, तो शिक्षक में शिक्षण के लिए औपचारिक भाषा कौन सी है जो सहायता करती है, तो मातृभाषा है। भाषा अर्जन कैसे होता है, तो भाषा का अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, स्वमेव अपने आप होता है, और प्रकृति में होता है। प्रकृति का मतलब ही होता है कि अपने आप। भाषा लेखन कौशल में क्या है कि भाषा लेखन कौशल में अगर मूल्यांकन करना है तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, क्योंकि भाषा लेखन कौशल में बालक के विचारों को मान्यता दी जाती है और बालक अपने विचारों को लिखकर प्रदर्शित करता है। ये निबंधात्मक प्रश्नों में भी उत्तर आपका सही जाएगा। संप्रेषणात्मक भाषा से आशय है श्रवण, लेखन, भाषाणाम कौशलम, संबोधनम, ग्रहणम, शक्ति, अव्यक्ति, संवाद, विनिमय। तो संप्रेषणात्मक भाषा का मतलब होता है संप्रेषण अर्थात बातचीत, तो अपने भावों विचारों को एक दूसरे के साथ पहुंचाना और शेयर करना, बातचीत करना ही संप्रेषणात्मक भाषा कहलाती है। और इसमें सभी भाषण कौशल, संबोधन, ग्रहण, शक्ति और अभिव्यक्ति, संवाद, विनिमय, ये संवाद और विनिमय संप्रेषण के टैग वर्ड हैं। ठीक है, तो समाज में अगर संपर्क स्थापित करना है, संस्कृत में आपको भाषा बोलनी पड़ेगी, विनिमय शब्द आपका सही होगा। उसके बाद है भविष्य कथन क्या है, ये उपकौशल होते हैं। भाषा का विकास कैसे हो सकता है, अगर आपको समाज में भाषा का विकास करना है तो आपको परस्पर संवाद, संभाषण और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना होगा, इससे आपका भाषाई विकास अच्छा हो सकता है। ध्वनि संज्ञानेन, देखिए एक पॉइंट है, अगर ध्वनि संज्ञान से प्रश्न आता है तो आपका उत्तर हमेशा श्रवण होगा, क्योंकि ध्वनि को हम सुनते हैं। तो ध्वनि संज्ञानेन, तो जिस ऑप्शन में आपका श्रवणम शब्द होगा वो आपका उत्तर सही होगा। व्याख्या शिक्षण में बात करते हैं कि व्याख्या शिक्षण में व्याकरण के नियमों को और संबंध युक्त परिदृश्य को शामिल किया जाता है। अब प्रश्न है आपका लघु कथा, अगर प्रश्न कहीं लघु कथा से संबंधित आता है तो लघु कथा का तात्पर्य होता है कि छोटी कथा से क्या करना है, तो इसमें भी आपको अपने विचारों को मान्यता दी जाती है। भाषा समर्था नाम, ठीक है, तो भाषा समर्था नाम मतलब भाषा में समर्थ कब हैं, तो विभिन्न संदर्भेषु भाषायाम प्रयोग, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही भाषा का लक्षण होता है। तो अगर प्रश्न भाषा समर्था नाम से आता है तो आपका उत्तर होगा विभिन्न संदर्भेषु भाषा नाम प्रयोग, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना ही भाषा का प्रयोग करना ही भाषा में समर्थ माना जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, स्वकीय अध्ययन, अगर प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन से आता है तो स्वकीय अध्ययन यानी अपना किया हुआ अध्ययन ही रचनात्मक मूल्यांकन में समाहित होता है। भाषा तावत से तात्पर्य है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा की औकात क्या है, भाषा के लक्षण क्या हैं, तो भाषा तावत अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपका उत्तर सही होगा कि भाषा तावत से तात्पर्य है भाषा के लक्षण क्या हैं, तो भाषा, ठीक है, भाषा संवादात्मक प्रक्रिया, ठीक है, संवादात्मक प्रक्रिया के साथ विनिमय प्रक्रिया, ठीक है, विनिमय के द्वारा भाषा, ठीक है, सीखी जाती है। और एक और है संवाद, विनिमय और संप्रेषण, तो भाषा का लक्षण क्या है, संप्रेषणात्मक भाषा। समीचीन का मतलब होता है, अगर कहीं संस्कृत में समीचीन लिख के आता है तो इसका मतलब होता है तर्कसंगत, अर्थात तर्कसंगत और सही वांछित प्रश्न को चुनना होता है। मातृभाषा सरल, सहज, स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है, इस तरीके के ऑप्शन आपके सही होंगे। लेखन संबंधी व्यतिक्रम, अर्थात लेखन संबंधी दोष क्या कहलाता है, तो हम किस पे लिखते हैं, ग्राफ पे लिखते हैं, तो लेखन संबंधी जो विकार होता है वह डिस्ग्राफिया कहलाता है। लेखन संबंधी विकार क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है। साहित्य भाषा नाम, ठीक है, तो भाषा में साहित्य का प्रयोग क्यों होता है, तो विभिन्न मतलब जो साहित्यिक भाषा होती है उसे हमें विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं, यानी भाषाया विभिन्न
छटायाम, ठीक है। भाषा की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं, विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कथा कथन से, कथा कथन से क्या होता है कि चिंतन कौशल बढ़ता है, ठीक है, चिंतन कौशल बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं, अर्थात कहीं नहीं नास्ति लिख के आ रहा तो प्रश्न में ये पूछा जाएगा नहीं है। उसके बाद अधोलिखित का मतलब होता है उपर्युक्त, ठीक है। उसके बाद छात्राणाम अवसरम ददात, इस तरीके के पॉइंट होंगे तो वो आपके सही उत्तर जाएंगे 100%। ये टैग वर्ड हैं। पाठे रुचिवर्धनम, पाठ को रुचिवर्धन बनाया जाएगा, वो भी आपका 100% उत्तर सही होगा। विभिन्न संदर्भेश भाषायाम प्रयोग भी आपका 100% उत्तर सही होगा। उसके बाद मुक्त वातावरण, मुक्त वातावरण इस तरीके का ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी सही होगा। उसके बाद परस्पर संवाद, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करके भाषा सीखी जा सकती है, सामाजिक अंत्यक्रिया या परस्पर संवाद, ये आपके सटीक पॉइंट होंगे। ये टैग वर्ड हैं, जिस ऑप्शन में दिए होंगे वो आपका उत्तर सही होगा। स्वमेव स्व अभिव्यक्ति, अपनी खुद की अभिव्यक्ति को जहाँ पे वरीयता दी जाएगी वो भी आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद है वैविध्यपूर्ण गतिविधि, विविधतापूर्ण गतिविधि भी आपकी सही उत्तर होंगी। इस तरीके से काफ़ी मैटर, बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, इसलिए हम एक पॉइंट बताना भूल गए हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फ्री में नोट्स चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।